नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बंदन अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर वंदे भारत कोचिंग क्लासेस में। सबसे पहले मैं आज आप सभी को हमारे देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। आप सभी को 74वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। चलिए, तो हमने मध्य प्रदेश राज्य के साहित्यिक व्यक्तित्व अभी अभी पढ़े थे, और साहित्यिक व्यक्तित्व के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी व्यक्तित्व थे, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और लोक कवि और साहित्यकार, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश के सभी साहित्यिक व्यक्तित्वों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको आगे की वीडियो में कराऊंगा। तो मैं आज प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज हम मध्य प्रदेश के जितने भी सभी साहित्यिक व्यक्तित्व हैं उन पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ को यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में आ सकते हैं और पहले के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इससे पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक किसी भी ने भी पहली वाली वीडियो को नहीं देखा हो तो आप सब लोग हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप चारों के चारों कवि पर आधारित जो वीडियो बनी है उनको देख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते। जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय और बहुत सी मेहनत लगती है। हम आपको हर संभव वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको हमारी वीडियो सही तरीके से समझ में आ सके। हम आपको PDF भी देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो भी हम हमारी वीडियो में सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ में आ सके। इसके अलावा प्रत्येक वीडियो में मैंने इससे अगली वाली वीडियो का लिंक भी दे रखा है। तो प्लीज़ यार, अगर आप में से किसी को भी वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप सभी हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं मध्य प्रदेश के सभी साहित्यिक व्यक्तित्व पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जब प्राचीन काल के कवि पढ़ाए थे उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। आप सभी को पता है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है, साहित्य का वनांचल केसरी इस नाम से किसे जाना जाता है? साहित्य का वनांचल केसरी इस नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, मैंने जब आपको बाणभट्ट बताए थे वहाँ पर मैंने आपको ये वाली बात नहीं बताई है, पर आपने जो वीडियोस के माध्यम से नोट्स बनाए होंगे वहाँ पर आप बाणभट्ट वाले पोर्शन में ये वाली बात ऐड कर सकते हैं। देखिए, साहित्य का वनांचल केसरी इस नाम से किसे जाना जाता है? बाणभट्ट को जाना जाता है। साहित्य का वनांचल केसरी इस नाम से किसे जाना जाता है? बाणभट्ट को जाना जाता है। तो ये चीज़ आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है, भभूति किस राजा के दरबारी कवि थे? किसके कवि थे? कन्नौज शासक यशोवर्मन के कवि थे, या चंद्रगुप्त के कवि थे, या कनिष्क के कवि थे, या उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के कवि थे? तो देखिए, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के कवि तो कालिदास जी थे। चंद्रगुप्त के बारे में हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, कनिष्क के बारे में भी कुछ पढ़ा नहीं। हाँ, भभूति और बाणभट्ट दोनों के दोनों जो थे ये कन्नौज शासक के ही दरबारी कवि थे। मैंने आपको बताया था कि जो बाणभट्ट थे ये कन्नौज शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और जो भभूति थे ये कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग टाइप का कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता है। सीधा सीधा इस प्रश्न का आंसर है कन्नौज शासक यशोवर्मन। ठीक है, भभूति किस राजा के दरबारी कवि थे? कन्नौज शासक यशोवर्मन के। आगे बढ़ जाते हैं। भरथरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? देखिए, भरथरी के बारे में आपने पढ़ रखा है। अगर हम बात करें भरथरी का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो आप सभी को पता है कि भरथरी का जन्म कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है, और यहीं पर क्या है? इनकी गुफाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कठिन काव्य का प्रेत इस नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, कठिन काव्य का प्रेत इस नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी ने पढ़ रखा है। इस नाम से जाना जाता है केशवदास जी को। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है। चलिए,
आगे बढ़ जाते हैं। आगे हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी, इनमें से क्या थे? तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकार तो थे ही थे, आपने पढ़ रखा है। माखनलाल चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश से 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया था, प्रवाह और करमवीर, पढ़ रखा है। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की, तो कवि भी होंगे। इसके अलावा ये उस समय पैदा हुए थे जब हमारे समय पे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का शासन रहा था, तो ज़रूर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी क्या दिया होगा, अपना एक भाग दिया होगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिखरे मोती उन्मादिनी किसकी रचना है? अब देखिए, इसमें आपने बिखरे मोती के बारे में तो पढ़ रखा है। बिखरे मोती किसकी रचना है? बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। जब बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, तो सेकंड रचना जो दी है उन्मादिनी, ये भी किसकी रचना होगी? सुभद्रा कुमारी चौहान की ही रचना होगी। इस प्रकार अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, बिखरे मोती और उन्मादिनी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। फिर देखिए, पूछ रहा है निम्न में से कौन सी रचना बाल कृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? देखिए, रश्मि रेखा है, अपलक है और प्राणापण है या नहीं है, इस बारे में शायद आपको पता ना हो, क्योंकि प्राणापण के बारे में आपने पढ़ा भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको अच्छे से पता हो तो मैंने आपको बताया था तट की खोज किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना है। तट की खोज क्या है? हरिशंकर परसाई की रचना है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों की तीनों रचनाएं क्या हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, और तट की खोज रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तट की खोज। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पूछ रहा है निम्न में से कौन सी रचनाएं हरिशंकर परसाई की हैं? तो आप सभी ने पढ़ रखा है कौन सी रचनाएं ऐसी हैं जो कि हरिशंकर परसाई की हैं। देखिए, पगडंडियों का ज़माना हरिशंकर परसाई की है। इसके अलावा हंसते हैं रोते हैं, ये भी हरिशंकर परसाई की है। भूत के पाँव पीछे, ये भी हरिशंकर परसाई की है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेवाड़ी भाषा को साहित्यिक भाषा में बनाने में किसका योगदान उल्लेखनीय है? नेवाड़ी भाषा को साहित्यिक भाषा बनाने में निम्न में से किसका योगदान उल्लेखनीय है? तो देखिए, मुल्ला रमूजी जो थे, आपको ये तो आपको पता ही है, गुलाबी उर्दू का जन्मदाता। ठीक है, इसूरी को भी आपके बारे में पता है, ये क्या थे? बुंदेली के बारे में। कुमारगंध, अब इनका नाम आपने पढ़ा नहीं, सुना नहीं। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में, तो देखिए, नेवाड़ी भाषा को साहित्यिक भाषा बनाने में मुख्य रूप से किसका योगदान उल्लेखनीय है? संत सिंगा जी का योगदान उल्लेखनीय है। ठीक है, किसका योगदान उल्लेखनीय है? संत सिंगा जी का। आगे बढ़ते हैं। रामायण का अनुवाद कर राम रसायन की रचना किसने की? तो देखिए, मैंने आपको प्राचीन काल के कवियों में बताया ही था कि पद्माकर एक ऐसे कवि थे जिन्होंने रामायण का अपनी भाषा में भाषानुवाद कर राम रसायन की रचना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पद्माकर भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पद्माकर भट्ट। आगे चलते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, चंबल की छाती, काट का सपना, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो देखिए, यहाँ पर भी वही वाली बात पड़ती है। अब चांद का मुंह टेढ़ा है, ये हमने पढ़ रखी है, किसकी रचना है? गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। काट का सपना, ये किसकी रचना है? ये भी किसकी है? गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। लेकिन चंबल की छाती के बारे में हमको पता नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब ये दोनों रचनाएं गजानंद माधव मुक्तिबोध की हैं, तो ये तीसरी रचना भी गजानंद माधव मुक्तिबोध की ही होगी, क्योंकि तीनों क्या है? एक ही क्रम में दी हुई हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। इस प्रकार से प्रश्नों के सही उत्तर लगाना सीखा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? तो देखिए, वैसे तो ये वाला प्रश्न ये बीच मैंने आपको नहीं बताई है, लेकिन अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन भी नहीं है,
और हरिशंकर परसाई नहीं है। अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर के बारे में तो वो है शरद जोशी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका, IMP लगा लीजिए इस पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। कौन से कवि हैं? शरद जोशी। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी उर्दू के शैली के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के आधुनिक काल के कवियों में आपने पढ़ ही लिया है, मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से कवि हैं जिनको गुलाबी उर्दू के जन्मदाता या गुलाबी उर्दू के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो कौन से हैं? मुल्ला रमूजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है आपको जिस प्रकार से मैं यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ, ये प्रश्न आपको आगे कहीं और नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न मैंने बहुत सी जगहों से कलेक्ट करके आपके लिए बनाए हैं इस प्रकार से वीडियो। तो आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अटपटा सा भी नज़र आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। पूछ रहा है, गांधी पंचशती निम्न में से किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो देखिए, ये तो एक प्रकार का सीधा सीधा सा प्रश्न है। गांधी पंचशती निम्न में से किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? गांधी पंचशती जिस कवि की प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है गजानंद माधव मुक्ति बोध, ठीक है। गांधी पंचशती किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? गजानंद माधव मुक्ति बोध की। आगे बढ़ जाते हैं। पूछ रहा है, रसिम रेखा निम्न में से किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो रसिम रेखा किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन से कवि हैं जिनको हम एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं? देखिए, आप सभी को पता ही है कौन से कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, आप लोग पढ़ चुके हो। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ है? आपने पढ़ ही रखा है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नामक जिले में हुआ है। हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिनी निम्न में से किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं ये मध्य प्रदेश राज्य के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। और यह साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको इसकी किस रचना के लिए मिला था? हिमतरंगिनी के लिए मिला था, ठीक है। तो हिमतरंगिनी और हिमकिरीटिनी दोनों की दोनों रचनाएं किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। आगे बात करते हैं। त्रिधारा निम्न में से किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो देखिए, किस कवि की प्रसिद्ध रचना है ये मैंने आपको बताया था। किस कवि की है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की क्या है ये प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ते हैं। किस कवि को साहित्य का वनांचल केसरी कहा जाता है? तो अभी आपने पढ़ा था वो कौन से कवि हैं जिनको साहित्य का वनांचल केसरी कहा जाता है? बाणभट्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप याद रख लीजिएगा, अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला, परचरी निम्न में से किस कवि का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है? तो देखिए, संत सिंगा जी के बारे में मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बता ही दिया था कि संत सिंगा जी के जीवन कार्यों का उल्लेख हमें किस पुस्तिका में मिलता है? खेत रचित परचूरी या परचरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? संत सिंगा जी। इसका सही उत्तर क्या होगा? संत सिंगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना भभूति की है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि भभूति द्वारा संस्कृत में 3 नाटक लिखे गए थे। कौन कौन से? मालती मादा, महावीर चरित और उत्तर रामचरितमानस। इस प्रकार हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। डॉक्टर शिवमंगल सिंह का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए, अगर आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, तो ही आप में से कोई बच्चा इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएगा। देखिए, डॉक्टर शिवमंगल सिमन जी जो थे ये मध्य प्रदेश के नहीं थे, बल्कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। ये तो मध्य प्रदेश राज्य का जो विक्रम विश्वविद्यालय है उसके कुलपति रह चुके हैं, ये मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है, नटल्ले की डायरी निम्न में से किस कवि की रचना है? तो देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जितने भी कवि हैं आप सभी के उनके द्वारा कई प्रकार की रचनाएं की गई हैं। तो
जितनी भी रचनाएं अभी एग्ज़ाम में पूछ ली गई हैं वो सारी मैंने आपको बता दी थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जितना हम पढ़ के जाते हैं उतना हमारे लिए काफ़ी नहीं होता, उससे भी आगे का कभी पूछ लिया जाता है। तो उसी प्रकार का ये प्रश्न है। अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में तो देखिए, नटल्ले की राय नटल्ले की डायरी जिस कवि की प्रसिद्ध रचना है वो है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई की आपने इतनी सारी रचनाएं पढ़ रखी हैं, उसमें एक और ऑर्डर कर लेना, नटल्ले की डायरी। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म आप सभी ने पढ़ रखा है, किस जिले में हुआ है? श्योपुर में हुआ है। ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा कालिदास का खंड काव्य है? तो देखिए, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सारे क्या हैं? देखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर के बारे में तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऋतुसंहारम। ऋतुसंहारम जो है ये कालिदास जी का एक खंड काव्य भी है। इसके अलावा हाँ, ऋतुसारम क्या है? कालिदास जी का एक खंड काव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज के लिए आपके इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ हासिल कर सकते हैं।